तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 290 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने उन सबको मारकर वापस अपने सिटी में आ गया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पता नहीं आज क्या है फंक्शन कुछ बगल में। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। अब जैसे ही लू फेंग यहाँ पे आता है वो सबसे पहले हिनयान हॉल में जाता है जहाँ पे मार्केट पैलेस मौजूद होती हैं। और वहाँ पे जाते ही वहाँ का चब्बी ओल्ड मैन होता है। वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है। इस चब्बी ओल्ड मैन का नाम होता है बू यू। और वो आंखें चौड़ी कर कर लू फेंग के वो दिए हुए स्टोरेज बैग के अंदर उन लो लेवल हिनयान लाइफ फॉर्म्स को एग्जामिन करना शुरू कर देता है। और उन सभी में से उसकी नज़र एक सबसे बड़े मैसिव कॉर्प्स पे जाती है जो कि कम्प्लीटली रेड बॉडी होती है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रही होती है। जिसको देखकर वो क्या था कि इसके साइज और ऑरा को देखकर ये पता चलता कि ये तो मिड स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल हिनयान लाइफ फॉर्म है। जिसके बाद वो लू फेंग और डीकिंग की तरफ पूरी से हैरानी तरफ से देखता है। मतलब कि वो भी हैरान हो जाता कि ये दोनों बंदे ने मिलकर अकेले एक मिड स्टेज लो लेवल हिनयान लाइफ फॉर्म्स को मार डाला है। जिसके साथ हमें ये चीज बताई जाती है कि यूनियन सिटी के अंदर एक मिड स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को मारना ही एक उसकी टीम की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब यहाँ पे वो ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है कि डीके उनसे कहता है कि जल्दी करो, हमें एक ऑफर तो बुयू भी कहता है कि ठीक है मैं हामी भरता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि सबसे हाईएस्ट प्राइस जो कि मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ स्कॉर्प्स के बदले वो ये है कि इसको मैं तुम्हें 20.5 मिलियन हिनयान क्रिस्टल मतलब 12.5 हिनयान मिलियन क्रिस्टल वो देने को तैयार था। जिसके साथ वो ये भी कहा था कि तुमने एक मिड स्टेज लो लेवल हिनयान लाइफ फॉर्म्स को मारा है तो इससे तुम्हें 10 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं और इसको मिलाकर तुम्हारे टोटल की वैल्यू 13.5 मिलियन हिनयान क्रिस्टल हो जाती है। मतलब एक एक लाख जितनी बढ़ती है और यहाँ पे 10 मिलिट्री मिलने के कारण 13.5 मिलियन हिनयान क्रिस्टल हो जाता है। और ये सिर्फ सिंगल कॉर्प्स की बात हो रही होती है। हमने देखा कि लू फेंग पहले लो लेवल्स को मारकर कुछ 5-6 मिलियन मतलब 8 मिलियन कमाता था, जिसमें से लू फेंग को मुश्किल से 4 मिलियन मिला करते थे हम। अब डीकिंग और लू फेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब उन्होंने ये प्राइस सुना तो वो भी कहा था कि यार बहुत ही अच्छा प्राइस है क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि इससे भी पहले उन्होंने 2 कंपनीज के पास जाकर उनसे इसके बारे में प्राइस पूछा था कि तुम इसके बारे में प्राइस कितनी दे सकते हो, जहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट बिड सिर्फ 12 मिलियन ही लगाई थी और एक बंदे ने तो 12.2 मिलियन हिनयान क्रिस्टल्स लगाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कम थे और यहाँ पे उसे 12.5 मिलियंस मिल रहे थे जो कि ज़्यादा थी। इसलिए लू फेंग और डीकिंग कहा था कि ठीक है ले जाओ ये कॉर्प्स अब तुम्हारा हुआ। लू फेंग और उसने बेच दिया। जिसको सुनकर बेयू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस कॉर्प्स को कैसे भी करके चाहता ही था क्योंकि इसके अंदर जो कोड टेंडर्स मौजूद थी फ्लेम बिस्ट की वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल्स होती है और साथ में इसकी पूरी बॉडीज का तो फॉर्जिंग मेडिसिनल पर्पज और यहाँ तक कि एल्केमी में भी यूज़ किया जा सकता है। अभी तक हमने स्वैलो स्टार के इतने चैप्टर्स देख रखे लेकिन एक भी एल्केमी के बारे में हमें बताया नहीं गया है। क्या पता लू फेंग भी अपने बैटल टू द हेवन के सियोयान के जैसे वो भी एल्केमी सीख जाए तो फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि भले ही ये एक मिड लेवल गॉड एम्पायर ह्यूमन लाइफ फॉर्म की पावर्स को पोजेस करता है लेकिन फिर भी हर एक क्रिएचर्स की अपनी एक यूनिक क्वालिटीज होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोअर लेवल के होंगे तो उनके अंदर क्वालिटीज भी लोअर लेवल की होंगी। जैसे जैसे वो हायर लेवल में जाते हैं उनकी पोटेंशियल भी अनलॉक हो जाते हैं, उनके अंदर इसकी एबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर ये बॉडी किसी स्किल प्रैक्टिशनर्स के हाथ में पड़ी तो उसके पास जो ये कॉर्प्स की वैल्यू हो जाएगी वो भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि उसके लेफ्ट ओवर्स भी उसके कल्टिवेशन मटेरियल्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग किसी इंडिविजुअल्स को ढूंढ कर उसको क्या था कि लो मैं इसको बेचना हो तो वो उसकी प्राइस 15-16 मिलियन भी दे सकता था लेकिन लू फेंग के पास उतना टाइम नहीं हो कि हर एक के पास जाके ये बोले कि देखो तुम ये खरीद लो, तुम इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये बेचूंगा। इसलिए यहाँ पे एक मेन शॉप है जहाँ पे अदला बदली होते रहती है। जिसके साथ लू फेंग और डीकिंग वहाँ पे सारे चीज़ों को बेच देते हैं। वहाँ पर उन्होंने 3 फैमिलियर शॉप्स में जाकर अलग अलग जगह प्राइस की थी। मतलब अपने मिड लेवल की वो अलग दुकान में जाके बेचे थे और बाकी जो बचे वो अलग अलग दुकान में जाके बेचना शुरू किया और फाइनली उन 3 ह्यूमन हॉल्स के शॉप में से उन्होंने फाइनली उसको बेच डाला होता, अपने ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुली कर दिया
लिया होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने सारे मिड स्टेज गॉड एम्पर और 7 अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ को बेचने के बाद टोटल में 19.5 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स कमा लिए होते, जिनमें से अकेले 13.5 एक मिड स्टेज के हिम किए थे। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 6 मिलियन ही मिले होते हैं 7 लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारने के बाद। जिसके बाद लू फेंग और डी किंग जल्दी से अपने अर्निंग्स को एक दूसरे में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे डी किंग को टोटल में 5.85 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स मिलते हैं, वहीं पे लू फेंग को 13.65 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स मिलते हैं, जो कि डी किंग 70-30 पे यूज कर रहा था। तो उस हिसाब से भी डी किंग को काफी ज्यादा मिल रहे थे 5.85 मिलियन, क्योंकि हमने पहले देख रखा कि कैसे जब वो हंट पे जाते थे तो उनके पास कुछ 3 से 4 मिलियन ही हुआ करते थे। इतना सब हो जाने के बाद भी डी किंग काफी ज्यादा प्रॉफिट में होता है। और साथ में लू फेंग ने डी किंग से 3 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स भी परचेज करने के लिए लिए होते हैं उधार पे, तो वो भी उसको रिपे कर देता है। जिसके साथ डी किंग उससे एडवाइस करते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, तुमने कुमो को मारकर उसका स्पॉइल्स को तो जरूर रखा है, तो उसमें तुम्हें सावधानी बरतनी है। तुम अपने टाइम को लो और यूलान सिटी को एक्सप्लोर करो प्रॉपरली, ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे प्राइस मिल सके। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब जो लू फेंग को स्पॉइल्स मिले थे कुमो से, उसको हैंडल करना भी एक अलग सी झंझट होती है, जहाँ पे लू फेंग चाहता तो उसे आसानी से एक इजी सेल्स में हनुमान हॉल में बेच सकता था, मतलब पूरे टॉयज को लेके उन्हीं को बेच देता। लेकिन इसकी वजह से जो डिस्काउंट होता, जो कि वो लोग कहते कि हम लोग इतने में खरीदेंगे, वो काफी ज्यादा कम हो जाता। मतलब टोटल हमने जाना कि वो टोटल प्राइस 80 मिलियन थी, तो यहाँ पे हो सकता था कुछ 70-60 मिलियन सी दे के निपटा देते हैं, जो कि लू फेंग ऐसा नहीं करना चाहता था। एक मिलियन मायने रखता है। जिसके साथ यहाँ पे मार्केट की बात करें तो मार्केट में इन सारे अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्राइस मानी जाती है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कुमो के अंदर मेनली पॉइजन से रिलेटेड चीजें होती है। इसे ह्यूमन हॉल में बेच दिया गया तो उतनी कदर नहीं करेंगे। अब उस बंदे से बेची जाएगी जो कि सच में पॉइजन आर्ट को यूज करता है, तो वो बंदा इसकी ज्यादा कीमत लगाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को समझता है। जहाँ पे लू फेंग सोचता और कहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिन इसमें लगाने पड़ेंगे ताकि मैं इसको प्रॉपरली वर्थ इट के साथ बेच सकूं। लू फेंग कोई भी जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा खजाना लू फेंग आसाम से बेचना चाहता था ताकि हर एक उसकी कीमत निकाली जा सके। जिसके साथ डी किंग फाइनली डिपार्ट होने से पहले लू फेंग को ये भी सावधानी बरतने को कहा था कि तुम्हें कुमो के मास्टर जो कि यू योंग है उससे सावधान रहना चाहिए, और साथ में तुम्हें गिफन गिल्ड से भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे बदला लेने के लिए हो सकता है कि आएंगे। जिसके साथ लू फेंग वहां पे निकल पड़ता ताकि वो अपने इस स्पॉइल्स के साथ डील कर सके। जिसके साथ हमें ये बताई जाती है कि यूला सिटी के अंदर 3 लॉन्ग फेस एंगेज होते हैं, मतलब फैक्शन एंगेज होते हैं, जो कि चोरी और डकैती और लूटपाट में मिले हुए होते हैं। जिनमें से इंसेक्ट नेस्ट, 10,000 शैडो पवेलियन जिसे कि वान यिंग कहा जाता है, और साथ में गिफन जो कि अभी लू फेंग पे रिसेंटली अटैक कर चुका था। और ये भी नोट करने की बात है कि हमारे इस यूनान सिटी के अंदर टोटल में 723 लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल वाले एक्सपर्ट्स रहा करते थे। यहाँ पे मीडियम मतलब कह सकते हो कि नौसिखिया नहीं बल्कि एक्सपर्ट की बात की जा रही है। सिर्फ ये ऑफिशियल डाटा है, और भी यहाँ पे हो सकते हैं जो कि रिकॉर्ड ना की गई होंगी। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इतने सारे गॉड एम्प्रेस होने के साथ ही ये जो 3 फैक्शन है ये बिना किसी डर के एनिमीज पे अटैक करते हैं और उनको लूटते हैं। आखिरकार इनके पास ओवरवेलमिंग इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ है, क्योंकि इनके पीछे वही 723 लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस में से कई सारे बंदे उनका सपोर्ट किया करते थे, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया करते थे। कुछ तो वहाँ के एल्डर्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट किया करते थे। जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर लू फेंग ने जिन पर अटैक किया था उनमें से जो 4 भाग गए थे वो फाइनली वापस सिटी में आकर अपने वहाँ पे डिप्टी मास्टर को बता देते हैं कि कुमो मारा जा चुका है। जिसके साथ हमें ये बताई जाती है गिफिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि गिफिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टोटल में 8 डिप्टी मास्टर्स मौजूद थे, जिनमें से हर एक बंदा 8 के 8 लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस वाले बंदे होते हैं, जिन्होंने कि एनलाइटमेंट को ले लिया होता है, उसको पा लिया होता है। एनलाइटमेंट पाने वाले और न पाने वालों के बीच में डिफरेंस काफ़ी मेजर हो जाता है, बहुत बड़ा समझ तो गैप हो जाता है। अब गिफिंग के अंदर जो 8 डिप्टी मास्टर्स हैं उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, जिनमें से
उनमें से 5 मतलब 8 में से 5 तो यूना सिटी के एस्टिमेट पोजीशंस एल्डर्स पे बैठे हुए थे। समझ रहे हो उनकी पावर्स किस हद तक चली गई है कि यहाँ के एल्डर्स भी लूटपाट में मिले हुए होते हैं। बात करें ओनर की, ये तो सिर्फ डिप्टी मास्टर्स होते हैं। ओनर की बात करें तो इसकी पावर्स भी और भी आगे गई थी। इस ओनर की पावर अकेले ही 3 ग्रेट मास्टर्स के फॉर्मिडल पावर से भी ज्यादा होती है। मतलब कि यहाँ के जो 3 ग्रेट मास्टर्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे यूनान सिटी को कंट्रोल करते हैं, उनसे भी ज्यादा पावर्स यहाँ का ओनर मास्टर करता है कंट्रोल, जो कि उसकी पावर्स इतनी ही ज्यादा होती हैं। और वो रेयरली पब्लिक में अपने अपीयरेंस को दिखाता है कि देखो मेरी शक्ल आकर देखो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इंस्टेड वो अपने मेनली फोकस डार्क होली रियल में रखता है और वहां पे अपने क्लोन्स को छोड़े हुए रहता है कि यार इन सब छोटे मोटे चक्रों में मुझे नहीं रहना है। लेकिन मुझे क्यों तो ऐसा लग रहा है कि लू फेंग पूरे के पूरे गिलफांग गिल्ड को पूरी तरह से तबाह कर देगा, क्योंकि यार वो सब लू फेंग के पीछे आते पड़ेंगे और लू फेंग की करके सबको मारता रहेगा। और इसी के साथ वो जो पावरफुल ओनर है वो भी यहाँ पे एंट्री देगा, जिसको कि लू फेंग वो भी मार डालेगा। मतलब लू फेंग किसी को तो नहीं छोड़ने वाला है, एक कुत्ते की मौत मारने वाला है, भले ही कोई भी क्यों ना सामने आ जाए। जिसके साथ यहाँ पे गिव फेंग के डेन के मेंबर को दिखाया जाता है, साथ में एल्डर्स को दिखाया जाता है। और उसके साथ उनमें से हमें एक हैंडसम से मैन को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट रॉब में बैठा हुआ होता है। उसकी स्किन काफी ज्यादा चमक रही थी, गोरा चिट्टा वाला बंदा होता है। और उसके चेहरे को अगर नजदीक से देखा जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो गोरा चिट्टा वाला आदमी असल में अपने ऊपर फॉर्मेशंस और प्रोटेक्टिव लेयर्स को बिछा रखा है, जिस कारण उसके चेहरे इतना ज्यादा चमक रहा है। मतलब फेयर हैंडसम लगा के बैठा हुआ है लौंडा। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में टियान ही युआन होता है, जो कि गिव फेंग के डिप्टी मास्टर्स में से एक मास्टर्स होता है। और वो आते कहता है कि क्या कुमो मारा जा चुका है, तुम ये सच कह रहे हो? जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी टीम में तो टोटल से 20 बंदे ही मौजूद थे और एक बंदा यार खत्म हो चुका है, ये तो और भी मसला हो चुका है। मतलब यार कहते ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम दिखाना चाहते हो कि यार मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, तो वो ऐसे ही कह रहा है यार क्या भी मैं कर सकता हूँ। जिसके साथ यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार वो कैसे मरा, और वहां पे वो जग में वाइन निकालकर पीने लगता है, मतलब गिलास में वाइन निकालकर जग में से पीने लगता है। जिसके साथ वो बंदे जो कि वहां से भाग कर आए थे उनमें से एक बंदा अपने उसी टियान ही युआन को सारी रिपोर्ट देता है और कहता है कि डिप्टी मास्टर ये रहे सारे फुल रिपोर्ट जो कि आपको पढ़ने होंगे। जिसके साथ एल्डर टियानु बाहर चारों तरफ के सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगता है और साथ में वो उसी रिपोर्ट को देखने लगते कि आखिरकार वो बंदा मरा कैसे। जिसके साथ वो उसको देखते हैं और उसे पता चलता कि यार इसे तो लू फेंग ने मारा था, और लू फेंग को नाम लेते हुए कहता लू फेंग। साथ में उन्हें यह भी पता चल जाता है लू फेंग के बारे में कि लू फेंग को यहाँ पे आए हुए सिर्फ 700 सेंचुरीज ही हुए हैं, लेकिन इसी के साथ ही 700 सेंचुरीज में उसने अपनी फिजिकल बॉडी को इस लेवल तक कल्टीवेट करा पाया है, जो कि काफी ज्यादा कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसके साथ यहाँ पे वो कुछ भी दिखाता नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना तुम्हारा साथी मारा गया है तो तुम गुस्सा करोगे, लेकिन इस बंदे को घंटाओं फर्क नहीं पड़ता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि असल में ये ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है और ये ओरिजिन वर्ल्ड का फॉर्मिडल फिगर मौजूद था और इसने अपने ड्यूअल पोजीशंस को बना रखा था। एक तो यूनलान सिटी के अंदर एल्डर बन रखा था और साथ में ये गिफिंग का डिप्टी मास्टर्स बन चुका था, ताकि वो यहाँ के बेनिफिट्स को अच्छे से उठा सके। और यहाँ पर उसका जो मेन फोकस था वो डार्क होली रियल में था। मतलब कि यहाँ पे मास्टर्स इसलिए बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाने थे, लेकिन मेन जितने भी लेट स्टेज वाले होते हैं उनका मेन फोकस डार्क होली रियल में होता है, क्योंकि वहाँ पे और भी अपर लेवल्स वाले बंदे होते हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं इन छोटे मोटे शहरों की वजह से। इसलिए ये सब यहाँ पे चंदा वसूली के नाम पे सिर्फ बैठे हुए होते हैं, फाइट करने के लिए मुश्किल ही से निकला करते थे। जिसके साथ यहाँ पे उसने अपने यूनान सिटी के अंदर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल प्रेजेंस भी बना रखी थी, लेकिन यहाँ पर इसने कभी भी नहीं सोचा था कि लू फेंग आकर उनके लिए खतरा बन जाएगा। और वैसे भी इस बंदे के लिए लू फेंग कोई भी खतरा नहीं लग रहा होता है। जिसके साथ वो एल्डर टियानी उससे कहता है कि उसने हमारे बंदे को मार दिया है तो उसे इसके लिए कंपनसेट तो करना ही चाहिए। और वो सामने वाले बंदे जो कि गोल्डन आर्मर फिगर होता है उसकी तरफ देख कर कहता है कि जाओ लू फेंग के पास और
कहो कि अगर उसने 50 मिलियन ह्यूनवान क्रिस्टल हमें कंपनसेट किए तो हम लोग इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, टाटा बाय कर देंगे। अगर उसने रिफ्यूज़ किया तो कुछ नहीं, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास आ जाना। तो वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा रिस्पेक्टफुली बो करते हुए कहता कि ठीक है मैं समझ गया, वहाँ से निकल चलता है। जिसके साथ हमें एल्डर टियानी को दिखाया जाता है जो कि चुस्की मारने लगता है और अपने ड्रिंक को पीना शुरू कर देता है और अपने सब ऑर्डिनेट के खोने की वजह से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वो चाहता ही नहीं था, मतलब उसको साथ ही मारे जाए, वो यहाँ पे सिर्फ बैठकर पैसे कमाना चाहता था। उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं था कि कौन मरे कौन जिए, ये तो उसके अंदर काम कर रहे थे, उनके लिए नौकर के समान थे, तो इससे उससे क्या ही घंटा फर्क पड़ने वाला था। जिसके साथ वो मजे से चिल वहाँ पे बैठने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि यूनिवर्सिटी में यार तो मैं सिर्फ रिसोर्सेज लेने के लिए आया हूँ और ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है। और लू फेंग के बारे में सोचते हुए कहता लू फेंग, ओह तुम ऐसे कर रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम इसको रिफ्यूज कर दोगे, मैं बस यही चाहता हूँ और तभी तो कुछ एंटरटेनिंग हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये बंदा भी चाहता है कि लू फेंग इस चीज़ को मना कर दे कि तुम मुझे 50 मिलियन नहीं दोगे तभी तो मैं तुम पे अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक रीजन चाहिए तुम पे अटैक करने को, इसलिए वो मनाता है कि तुम बस मना कर दो। हम जानते हैं लू फेंग की एटीट्यूड की वजह से कि वो क्या ही क्या आने वाला है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यहाँ यूनियन सिटी में अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको बस रेपुटेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे एल्डर्स की अपनी एक रेपुटेशन होती है, लेकिन आपको सिर्फ रेपुटेशन की जरूरत नहीं होती है बल्कि आपको लोगों के मन में डर भी बैठाना होना चाहिए। और रॉकी भाई जैसा पूरे के पूरे शहर पूरे बम्बई के अंदर अपनी डर मौजूद होनी चाहिए, हर एक के दिल में मौजूद होनी चाहिए। इसलिए ये भी बंदा कहता है कि हर एक के मन में हर एक के दिल के अंदर डर मौजूद होनी चाहिए। और डर कैसे आता है? डर यहाँ पे सिर्फ पावर से नहीं आती है बल्कि डर आती है कत्लेआम करने से। और बंदा काफी ज्यादा खुश था कि यार बहुत ही जल्द वो कत्लेआम मचा के पूरे यूनियन सिटी के अंदर फिर से अपनी पावर्स को दिखा देगा कि देख बंदे मेरी औकात क्या, तुम सबकी इतनी पावर्स नहीं होगी कि तुम लोग गिलफेंग गिल्ड से पंगा ले सको। इसके साथ वो अपनी आंखों को कोल्ड कर देता, मतलब कि सीरियस मोड में आ जाता है। वो उतना फिर से बकवास होती है तो यार क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ हमें फिर से सीन चेंज कर यूनियन सिटी के एक केव ड्वेलिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसकी केव ड्वेलिंग की पावर्स डिकिंग के केव से भी ज़्यादा हो चुकी होती है। वहाँ पे एनर्जी रिजर्व काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कह सकते हो कि लू फेंग बहुत ही जल्द हो सकता है तो अपने घर को चेंज कर एक हाई लेवल एनर्जी रिजर्व वाली जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिकिंग एक लो लेवल वाली जगह पे रहता है और हो सकता है कि वो अपने चारों बंदों को यहाँ पे लू फेंग अकेला ही जाके वहाँ पे अपने पूरे केव पे कब्जा कर सकता है। इसके साथ उसे भी ये न्यूज आ जाती है, मतलब उस केव में रहने वाले बंदे को भी न्यूज आ जाती है कि कुमो मारा जा चुका है। और समय पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कुमो का मास्टर यू योंग ही होता है। और उसे भी ये न्यूज आ जाती है और उसे भी सारी चीजें पता चल जाती है कि कुमो मारा गया, कैसे मारा गया, किसने मारा और किस तरह से वो मारा जा चुका है। मतलब जैसे वो उस लीडर के पास गया वैसे ही उसके पास भी आ चुकी होती है। अब यू योंग के बारे में हमें बताया जाता है कि ये बंदा एक टावरिंग फिजिक्स को पोजेस करता था, मतलब इसकी बॉडी भी लू फेंग के जैसे ही पावरफुल थी, बस लू फेंग के जितनी पावरफुल नहीं होती है। ये बंदा असल में इनलाइटमेंट फिगर नहीं होता, जैसे लू फेंग डॉ को इनलाइटमेंट करके अपने आप को पावरफुल बनाता था वैसे ये बंदा नहीं था, बल्कि ये ह्यूमन ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करता था। और इसकी जो स्ट्रेंथ थी नियरली एक सेमी ह्यूमन लेवल जितनी हो चुकी होती है, लेकिन इसको एडवांस करना ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सेमी ह्यूमन लेवल्स कह सकते हो तो ये लेट स्टेज के अपर वाली लेवल जितनी होती है। इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, बॉडी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसकी करंट पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये अभी डाल खोरी रियलम के अंदर बेयरली इंटर कर सकता है, लेकिन ये इंटर नहीं करना चाहता है। अगर वो उसमें इंटर भी कर गया तो कहते हो ना कि वहां पे आप उस जगह ही क्यों जाओगे जहां पे आप सबसे कमजोर हो गए, यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में से एक ही तो यहाँ पे मौजूद है। अगर वो डाल खोरी रियलम में गया तो वो वहां का सबसे लोएस्ट स्टार में से एक बनकर रह जाएगा, इसलिए वो इसी जगह पर रह के अपने आप को और भी स्ट्रेंथ पावरफुल बनाना चाहता था जब तक कि वो फुली तरीके से सेमी ह्यूमन लेवल्स तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पे यू योंग भी यहाँ पे कहता है यार कुमो तुमने ऐसा क्यों कहा, और वो मन में कहता कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस सिटी के अंदर रहकर ही तुम अपनी जिंदगी आराम से काट सकते थे, मतलब तुम्हें यहाँ पे ऐसे करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें गिलफेंग गिल्ड को ज्वाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
यूयोंग और कुमो उन्होंने हर एक चीज बॉटम से लेकर टॉप तक आने में एक एक साथ में साथ मिलाया होता है और रास्ते के अंदर उनके और भी कंपेनियंस थे और भी साथी मौजूद थे, लेकिन अंत में यहाँ पर आते आते तक में सिर्फ वही दोनों बचे थे, यूयोंग और कुमो, जो कि मास्टर डिसिपल के जैसे होते हैं। और ओरिजिन वर्ल्ड से प्रैक्टिशनर्स को निकलने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए आपको पता है कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। गॉड एम्प्रेस का स्टेटस पा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या ही कर सके, अब कुमो जिंदा नहीं रहा। यूयोंग और कुमो ने कई सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को भी साथ में एक्सेस किए थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही आसान बना लिया था और साथ में उन्होंने अपने खतरों को भी मिटाकर इस लेवल तक आए हुए होते हैं और इसी के साथ उन खतरों का सामना करते हुए वो इस लेवल तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं, जहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग ना हुए तो तुम मारे जा जाओगे। जिसके साथ यूयोंग ये भी बड़बड़ाते हुए कहा था कि मैं एक बार सीनियर जिन से फेस टू फेस मिला था, जैसे कि सीनियर युवान होते हैं ना जो कि ओवरलॉर्ड हैं, वैसे ही दूसरा बंदा होता है सीनियर जिन जो कि ओवरलॉर्ड जैसा ही होता है। जैसे कि अलग एक बंदे थोड़े ना हो गए ओवरलॉर्ड, मैंने आपको बता रखा है क्या ओवरलॉर्ड एक नहीं है बल्कि कई सारे ओवरलॉर्ड्स मौजूद हैं और असल में ओवरलॉर्ड्स यहाँ पे फाइट कर रहे होते इन्हीं ह्यूमन लेवल बेइंग से, जो कि कैजुअल के बाहर और भी स्ट्रांग हो जाती है। वो इतने ज्यादा पावरफुल होते कि यार मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, तो आप उस वीडियो पे जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे यूयोंग के लिए ये होती है, उन्होंने जैसे ही सीनियर जिन से फेस टू फेस मिली होती है, जहाँ पे सीनियर जिन ने उसे ये बताया होता कि अगर तुम कैजुअल से एस्केप कर पाए तो तुम्हारे जो फॉलन कॉमरेड्स हैं उन्हें रिजरेक्ट किया जा सकता है। अब कल के एपिसोड्स में मैंने आपको कहा था कि यार हो सकता है कि ये गॉड एम्प्रेस मारे गए हम तो उनको रिजरेक्ट नहीं किया जा सकता, ओवरलॉर्ड भी शायद ना कर पाए, लेकिन इसमें देखने से ये लगता है कि ओवरलॉर्ड शायद गॉड एम्प्रेस को रिजरेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया कि सीनियर जिन ने कहा था कि वो अगर इस कैजुअल से ब्रेक थ्रू करता है तो उन्होंने वादा किया था कि वो उसके फॉलन कॉमरेड्स को वापस से रिजरेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ओवरलॉर्ड्स में इतनी पावर्स हो, और मैंने ये भी कहा था कि हाँ उनके पास पावर्स असीम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैजुअल्स और कैजुअल की बाहर की दुनिया का बीच में जो फ़र्क होता है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसके साथ यूयोंग अपना जो अल्टीमेट गोल बना रखा था वो कैजुअल को ब्रेक थ्रू करने पे ही लगाया था, ना कि वो यहाँ पे अपने सारे कल्टीवेटर से बैटल करना चाहता था। वो बस शांति प्रिय रहना चाहता था और कुमो भी इस चीज़ को अच्छे से जानता था। उसे नहीं पता था, मतलब उसे भी अच्छे से पता था कि यार उसे भी कैजुअल को ब्रेक थ्रू करना है। और कुमो जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी स्लाउटरिंग में ही लगाया हुआ होता है, यहाँ तक कि वो गॉड एम्पर में आने के बाद भी अपने स्लाउटरिंग की आदत को नहीं छोड़ता है। वो इस रूथलेस बात को अपनाता है और इसे अच्छे से इसे पता था कि यहाँ पे ये तरीका ही सबसे फास्टेस्ट क्विक रिसोर्स पाने में उसकी मदद करेगा। पास्ट में वो मारता इसलिए था क्योंकि उसे सरवाइव करना था, और यहाँ पे 9 होली रियल्म्स में आने के बाद उसे ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने बॉडी पे कंट्रोल पा रही थी, वो मरने वाला नहीं था, वो अमर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने प्लंडरिंग का काम सुना क्योंकि उसने उसकी रगों में भी यही था। उसके रगों में था कि वो लोगों को मारे, उसको चैन नहीं मिलता था लोगों को मारने के लिए। अब यहाँ पे यूयोंग भी अपने लू फेंग का नाम बड़बड़ाता और कहता है लू फेंग, परहैप्स तुमने कुमो को मार डाला हो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं रखता हूँ। कुमो ने तुम पे अटैक किया, तुम पे चोरी करने की कोशिश, तुम्हें मारने की कोशिश की और वो खुद तुम्हारे हाथों से मारा गया, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे कुमो के मास्टर यूयोंग होते हैं, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अगर कोई और होता तो वो अपने डिस्पस के लिए लड़ने को तैयार हो जाता, लेकिन इसके मास्टर्स भी अच्छे से जानते थे कि उसने अपने खुद के इस रास्ते को चुना था, तो इस रास्ते में मौत तो आनी थी। इसको लू फेंग को दोष नहीं देते और कहते कि कोई ना, तुमने जो किया वो तुमने कर दिया है। अल्टीमेटली कुमो और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और यहाँ पे यूयोंग बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाऊंगा, और उसे ये अच्छे से पता है कि कुमो भी अगर यहाँ पे होता तो वो भी ये नहीं चाहते कि यार उसके मास्टर उसका बदला ले, और ऐसा हुआ भी था। मरने से पहले वो उसने मन में ये कहा था कि मास्टर मेरा बदला मत लेना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। मास्टर डिस्पर्स थे सदियों से, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स से एक साथ चलते आए थे। वो लोग एक लाइफ एंड डेथ पार्टनर्स की तरह हो चुके होते हैं। जिसके साथ यूयोंग अपने आंखों को बंद करते हुए कहा था कि मेरा कल्टीवेशन का सिर्फ एक ही गोल है, मैं इस केज वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं इस केज वर्ल्ड से ब्रेक कर लूँ तो मेरे जितने भी रिग्रेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस बंदे को क्या पता, जब तुम केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू कर जाओगे तो वहाँ पे खतरे कम नहीं होने वाले, वहाँ पे खतरे और भी ज़्यादा बढ़
जाने वाले हैं। इसका सामना इतना भयंकर भयंकर एनिमी से होने वाला है कि इसने सपने में भी नहीं देखा होगा। यहाँ पर वो बंदे तो चाहते हैं कि यार तुम कैजुअल ब्रेक करके अपने आप को पावरफुल बना के उस लेवल तक ले आओ। अब जब बंदा उस लेवल तक आ जाएगा तो कोई भी मरना नहीं चाहेगा। उस लेवल आने के बाद अपने आप को हर एक बंदा पावरफुल जरूर बनाएगा। कौन बनना नहीं चाहता कि वो भी इमॉर्टल बन जाए। इसलिए वहां पे जितने भी सीनियर्स है वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा कल्टिवेटर्स आए उतने ही ज्यादा उन सब के लिए अच्छे होगी। अब ये सब चीजें तो हो रही होती है कि हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि यूनियन सिटी के स्ट्रीट्स पे घूम रहा होता है, जहाँ पे अपने उन स्पॉइल्स को बेस्ट वे से हैंडल करना चाहता था। वो उन सारे स्पॉइल्स को हाईएस्ट प्राइस पे नहीं बेचना चाहता था, बल्कि हाईएस्ट प्राइस के नज़दीक के प्राइस में बेचना चाहता था। ये नहीं कि 1-2 मिलियन कम करके बेच दिया, 10 मिलियन की प्राइस है तो 9.7 9.8 में बेच सकता था। ये नहीं कि 8-9 मिलियन में बेचने को तैयार हो जाए। ऐसा भी लू फेंग नहीं था, इतना भी कंजूस नहीं, मतलब इतना भी दिन बुरे नहीं हो गए कि लू फेंग को इतने सस्ते में बेचना पड़ेगा, जिसके साथ वो ऐसे आगे आगे चलने लगता है। और अभी तक रात हो चुकी होती है और तभी एक बहुत ही तेज हवा पूरे सिटी में चलने लगती है। लू फेंग एक शॉप के किनारे जाकर रुकता है और उसकी नज़र उसी गोल्डन आर्मर फिगर पे जाती है जिसको कि वही तियाने ने ये बात कही होती कि जाओ तुम्हें उसको ऑर्डर दे देनी है। अब यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो भी गोल्डन आर्मर वाला बंदा लू फेंग की तरफ देखने लगता है। लू फेंग जैसे उसको देखता पहचान जाता कि ये बंदा तो गिव फेंग से है, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले रखी थी। उसे गॉड एम्प्रेस के बारे में अच्छे से पता था। अभी उसने रिसेंट वाली चीजें ना ली थी, लेकिन लू फेंग को ये अच्छे से पता था कि इतने जल्दी कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। अब यहाँ पे हमें उस गोल्डन आर्मर वाले बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किम यूके ई के होता है, जो कि एक मिड स्टेज गॉड एम्पायर इनलाइटमेंट वाला बंदा होता है और ये गिव फेंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है। लू फेंग उसकी नजर में नजर मिलाकर देखते हुए सोचता है कि क्या ये कुमो के इंसिडेंट का बदला लेने के लिए आया हुआ, क्या ये उसकी वजह से आया हुआ है। अब वो जो कीयू होता है वो भी लू फेंग का नाम लेते हुए कहता है लू फेंग, मैं कुमो हमारे कमांड के अंदर मौजूद था और तुमने कुमो को मारा है, इसलिए डिप्टी मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। लेकिन कुमो ने पहले तुम पे अटैक करके तुम्हें लूटने की कोशिश की, इसलिए हम लोग तुम्हारे इस पाप को एक माफ़ी की तरह देने को तैयार है। मतलब तुमने जो ये पाप किया है हम उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग उसके तरफ देख कर कहता कि क्या तुम अटॉर्नमेंट, मतलब तुम मुझे आकर वापस धमकी दे रहे हो। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें हमें 50 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने होंगे, अगर तुमने दिए तो हम इस मैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। लू फेंग सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि क्या 50 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, तुम्हारी गिव फेंग के आदमी ने मुझे बाहर सिटी में अटैक करने की कोशिश की, मुझ पर अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की और मैंने फिर से उस पर अटैक किया और यहाँ पे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दूं, क्या मैं वहां पर चुपचाप अपने आप को मरने देता। अब ये सुनकर गोल्डन वाला बंदा कहता कि हाँ तुम्हारे पास राइट तो है कि तुम फाइट बैक कर सकते हो, लेकिन जबकि तुमने हमारे अंदर के एक मेंबर को मारा है तो तुम्हें कंपनसेशन देने ही होंगे। तुम्हें फिर भी 3 दिनों के अंदर 50 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल हमारे डिप्टी मास्टर तक पहुंचाने होंगे। अगर यहाँ पे तुमने रिफ्यूज किया तो यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। ऑफकोर्स तुम रिफ्यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तुमने रिफ्यूज कर दिया था, जिसके साथ वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और चलने लगता है। लेकिन लू फेंग उसके जाने से पहले कहता है कि तुम्हें 3 दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ वापस और अपने टिहाने एल्डर को बोलो कि मैं उसे एक सिक्का नहीं देने वाला हूँ, एक पैसा 1 रुपया तक नहीं देना, एक फुटी कौड़ी तक नहीं देने वाला हूँ। जाओ जो तुम्हें करना है कर लो, जो भी ट्रिक्स तुम्हें अपनाने हैं कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे बाप के से मैं नहीं डरता हूँ। और लू फेंग उसे चैलेंज कर वहां से निकल पड़ता है। इसके साथ वो गोल्डन वाला बंदा भी लू फेंग को जाते हुए देखता है, उसके चेहरे पे भी थोड़ा सा स्माइल आ जाता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि आखिरकार वो मास्टर जो कि एल्डर है वो लू फेंग से कैसे डील करता है, क्योंकि अब हमें लगता है कि कत्लेआम का सिलसिला जारी होने वाला है। एपिसोड्स ऐसे ही मजेदार आएंगे तो एक्सप्लेन करने में भी मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय।